मनोरमा इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 26 को लेके अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या गाइडेंस था। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट ने शुरुआत में बोला था कि हम लोग एफआई 26 के अंदर अराउंड अराउंड 1050 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव करेंगे। बिकॉज यू कैन सी इनका एफआई 25 में लगभग रेवेन्यू था 770 करोड़ रुपए के आसपास का। बट क्वार्टर टू की कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने अपना वो रेवेन्यू का जो गाइडेंस था बढ़ा के कितना कर दिया था, लगभग 1150 करोड़ रुपए के आसपास में। उसको भी ओवर अचीव कर लिया था। एंड क्वार्टर थ्री की कॉन कॉल के अंदर उस गाइडेंस को बढ़ा के कितना कर दिया था, लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब हर बारी हर कॉन कॉल के अंदर, क्वार्टर टू की कॉन कॉल के अंदर, क्वार्टर थ्री की कॉन कॉल के अंदर अपने रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस को बढ़ाते जा रहे थे, राइट। उसके बेसिस पे जो लेटेस्ट इनके गाइडेंस था क्वार्टर थ्री की कॉन कॉल के अंदर, वो था लगभग 1300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करने का था। साथ में इबिटा मार्जिन को लेके गाइडेंस था कि हमारा इबिटा मार्जिन अराउंड अराउंड 26-27% के आसपास में रहेगा। ठीक है, हमने हमने फर्स्टली उस मैनेजमेंट का जो एक्चुअल गाइडेंस था कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, उसको डिस्कस किया है। अब जो कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट क्वार्टर फोर के रिजल्ट की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार उसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया था, क्या उसको एक्चुअल में डिलीवर किया है या फिर डिलीवर नहीं किया है, ताकि हम लोग साथ में ये भी पता लगा सकें कि अपकमिंग ईयर्स के लिए इस कंपनी के अंदर यहाँ पे किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। तो जो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको मैं एक बार आपके साथ में शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि हम लोग बेटर वे में इस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को कर पाएंगे। तो आई थिंक ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। तो बात कर लेते हैं जितने भी पैरामीटर्स हैं यू कैन से क्वार्टर फोर के रिजल्ट के। फर्स्टली बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो वाई एंड वाई इस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 64% से ग्रोथ किया है। अब मेरे को थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे ये लगा कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ये कंपनी पिछले काफी क्वार्टर से कंसिस्टेंटली 15% के आसपास ग्रोथ कर रही थी। बट इस बार क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे लगभग 5.5% से ग्रोथ किया है। एक रीजन ये भी मान सकते हैं कि जो क्वार्टर फोर जो डिस्टर्बेंस आया था मिडिल ईस्ट वाले वॉर के कारण, तो इनका यू कैन से कुछ इनका मिडिल ईस्ट के अंदर भी होता है, तो शायद वो वाला एक्सपोर्ट इनका शायद डिलीवर नहीं हो पाया होगा। तो मैं यू कैन से एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो जब कॉन कॉल होगी तो एक बार बेटर क्लैरिटी मिलेगी इस कंपनी का बिजनेस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे केवल मात्र 5.5% से ग्रोथ क्यों किया है। बिकॉज जो इसका ट्रेजेक्टरी था, जो ग्रोथ पाता, उसके बेसिस पे कंपनी अराउंड अराउंड 10-15% के आसपास में अपना रेवेन्यू ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कर पा रही थी। बात करते हैं इनकी इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। तो इबिटा मार्जिन का लाइक यू कैन से वाई ऑन वाई भी थोड़ा डिप किया है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका इबिटा मार्जिन थोड़ा डिप किया है। ऑल्दो यहाँ पे ज्यादा डिप नहीं दिखाई दिया है। जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है अराउंड अराउंड 27% के आसपास की इबिटा मार्जिन की, उसको यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब क्वार्टर फोर का जो इनका इबिटा मार्जिन है वो लगभग 26.90% के आसपास में है। ठीक है, तो ऐसे गाइडेंस से मैच ही कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक रेवेन्यू की ग्रोथ रेट वाई ऑन वाई 64% से, और जो ओवरऑल इबिटा का अमाउंट है उसके अंदर ग्रोथ रेट यहाँ पे 61% से। ठीक है, हल्का फुल्का इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से यू कैन से 3% कब इनका इबिटा ग्रो हुआ है। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो इनका प्रॉफिट वाई ऑन वाई केवल यहाँ पे 41% के आसपास से ग्रोथ किया है। मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर फोर के अंदर इनका प्रॉफिट था 42 करोड़ रुपीस के आसपास में, अभी डिलीवर हुआ लगभग यू कैन से 60 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यू कैन से इबिटा की ग्रोथ 61% से है, रेवेन्यू की ग्रोथ रेट 64% से है, तो इनका पैट यहाँ पे केवल 41% से ग्रोथ क्यों किया है, उसके लिए साफ साफ यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे मेंशन किया है। ऑल्दो जो इनका एक करेंसी यू कैन से करेंसी के पर्सपेक्टिव से इनको जो लॉस हुआ है अराउंड 15 करोड़ रुपए का, वो यहाँ पे मेंशन हुआ है। आपने यहाँ पे शायद देखा होगा लाइक क्वार्टर फोर लास्ट ईयर इनका यू कैन से अदर इनकम लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास का था। इस बार वो -5 करोड़ का आया है। तो मतलब इनके पास जो कैश पड़ा हुआ है उस पे जो लोग अर्न करते हैं या फिर जो भी इनकी अदर इनकम आती है, वो लगभग यू कैन से 8-9 करोड़ रुपए के नॉर्मली आसपास हर एक क्वार्टर में रहती है पिछले कुछ क्वार्टर से। एंड साथ में यू कैन से अब तो यहाँ पे 8-9 करोड़ रुपए के आसपास में यू कैन से अदर इनकम होनी चाहिए, जबकि नेगेटिव 5 करोड़ हुई है। तो मोटा-मोटी इनको लगभग 12-14-15% का 12-14-15 करोड़ रुपए के आसपास का इनका करेंसी लॉस हुआ है, बिकॉज़ रुपीस काफी डिप्रिशिएट कर गया क्वार्टर 4 के अंदर। ये मैनेजमेंट ने मेंशन भी किया है। आई थिंक कौन सी स्लाइड के अंदर मैं डेफिनिटली आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। जो वो स्लाइड आई हुई तो डेफिनिटली मैं आपको यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश भी कर दूँगा। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इनका यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ 61% से, एबिटा की ग्रोथ 61% से, उसके बावजूद भी इनका प्रॉफिट यहाँ पे केवल 41% से ग्रोथ किया है। ये अच्छी बात है। अब एक बार देख लेते हैं वाई ऑन वाई एफआई 26 के अंदर एफआई 25 के कंपैरिजन में किस तरह से इनका यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुआ है। तो इस साल एफआई 26 के अंदर इनका रेवेन्यू डिलीवर हुआ है लगभग यू कैन से 1358 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट की ओवरऑल गाइडेंस थी लगभग 1300 करोड़ रुपए की, उसको अगेन यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाई में रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 76% से ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बात करें यू कैन से इबिटा के पर्सपेक्टिव से, तो इबिटा इनका यू कैन से अराउंड 92.50% के आसपास में ग्रोथ किया है।
बिकॉज़ वाई एंड वाई जो उनका EBITDA मार्जिन है उसके अंदर हल्का-फुल्का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है बिकॉज़ FY25 का इनका ओवरऑल EBITDA मार्जिन था समथिंग 24.80% के आसपास में एंड FY26 का इनका EBITDA मार्जिन है 27.10% के आसपास में। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट वाई उन्होंने यहाँ पे 108% से ग्रोथ किया है। दैट इज लाइक FY26 इनका बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर गया है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है बिकॉज़ Q2 Q3 कंसिस्टेंटली इन लोगों ने अपने जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस थी उसको यहाँ पे कंसिस्टेंटली अपग्रेड किया था। पहले 1050 करोड़ देन फिर अभी यू कैन से 1150 करोड़ देन 1300 करोड़ और अभी एक्चुअल डिलीवरी यहाँ पे 1360 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। मतलब एक्सीलेंट डिलीवरी मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी उसको यहाँ पे ओवर अचीव किया है। अब जो कुछ बाकी की और स्लाइड्स मैनेजमेंट ने यहाँ पे शेयर करी उनको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है क्या। ये अच्छी बात मेरे को यहाँ पे लगती है मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में लाइक इनका जो रिटर्न रेशियो है बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका अराउंड 40% के आसपास में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका आरओसी लगभग 33% के आसपास में है और उनका जो नेट डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहा है एंड सबसे अच्छी बात है जो उनका वर्किंग कैपिटल डेज यू कैन से वो भी यहाँ पे वाई एंड वाई इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। कुछ और बाकी के पैरामीटर है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट तो ये भी डिस्कस कर लिया है एंड ये भी हमने डिस्कस कर लिया है मेजॉरिटी ऑफ द थिंग। हाँ, ये इन लोगों ने और मेंशन किया है कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू आता है यू कैन से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का रेशियो इन लोगों ने दिया है। तो डोमेस्टिकली इनका रेवेन्यू 43% कंट्रीब्यूट करता है एंड जियोग्राफ आउट ऑफ इंडिया मतलब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू 57% से कंट्रीब्यूट करता है। मतलब मेजरली बात है कि इनका जो डोमेस्टिक का रेवेन्यू था वो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हुआ है और यू कैन से यहाँ पे ठीक-ठाक हेल्दी मिक्स दिखाई दे रहा है। यदि एक्सपोर्ट में ज्यादा दिक्कत आती है तो कौन सी इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो अच्छा करेगा तो कवर कर लेगा ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को। तो ये हमने डिस्कस किया। बाकी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी तरफ से कुछ और कमेंट्री आई उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो इनकी तरफ से कमेंट्री थी यार, ये लोग हमारा जो इनका एक्जिस्टिंग जो टोटल कैपेसिटी था यू कैन से वो था लगभग 40,000 एमटीपी का। हमारा जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग उनसे डीबॉटलनेकिंग करके उस कैपेसिटी करेंगे 30% के आसपास में। मतलब 40,000 एमटीपी का 30% बनता है 12,000 एमटीपी का। तो इन लोगों का जो एक्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। लाइक उसको और SF2 नाम दे रखा है। तो इनका जो SF1 वाला जो प्लांट है वो 25,000 एमटीपी का है और SF2 वाला 15,000 एमटीपी का है। तो सॉरी SF2 वाला इनका आई थिंक यस 25,000 एमटीपी का, SF1 वाला सॉरी इनका 15,000 एमटीपी का। तो जो SF2 वाला प्लांट है उसकी 30% तो इन लोगों ने कैपेसिटी एक्सपेंशन करके उसको 32,500 में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब 7,500 एमटीपी की कैपेसिटी इन लोगों ने बढ़ा लिया। तो बाकी का इनका जो SF1 प्लांट है 15,000 एमटीपी का उसकी कैपेसिटी ये लोग यू कैन से Q1 FY27 के अंदर एक्सपेक्टेड है शायद ये लोग यू कैन से इंक्रीज कर लें 30% से। तो ये ऐसा होता है तो ओवरऑल इनकी जो Q4 FY26 और Q1 FY27 के अंदर जो टोटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी एक्जिस्टिंग कैपेसिटी के लगभग 30% के आसपास में इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो एक्सपेक्टेड है कि FY27 के अंदर ये लोग अगेन 30% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। यस, जो मैं आपको बता रहा था ना मार्क टू मार्क लॉसेज वाला करेंसी लॉसेज वाला यहाँ पे मेंशन किया इन लोगों ने 17 करोड़ रुपीस के आसपास का। तो जो अपन देख रहे थे ना कि इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट अच्छे से डिलीवर क्यों नहीं हुई है या बिट्टा में लाइक मोर देन 60% की ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर मोर देन 60% की ग्रोथ है। तो यही कारण है यहाँ पे इन लोग मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया है इनका मार्क टू मार्क मार्केट लॉसेज है लाइक 17 करोड़ रुपीस के आसपास का। इसी कारण यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट उस रेट से ग्रोथ नहीं किया है। और कंपनी ने ठीक है एक डिविडेंड भी पे किया है लाइक 80 पैसे पर शेयर के अकॉर्डिंग दैट इज डिफरेंट थिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने बात करी मैनेजमेंट की तरफ से जो एक लेटेस्ट कमेंट्री आई है ऑल्दो अभी कॉन कॉल नहीं हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो यू कैन से एक सम काइंड ऑफ एक छोटी कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी। बाकी कुछ और स्लाइड्स में देख लेते हैं लाइक कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं तो उनको देखने की कोशिश करते हैं एज सच और कुछ फैक्टर तो लग नहीं रहा। हाँ, कंपनी के बैलेंस शीट में एज ऑन लाइक जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा समथिंग 91 करोड़ रुपीस के आसपास का पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक दिक्कत मेरे को ये दिखती है इनकी जो इन्वेंट्री पड़ी है ना यार ये बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है। लाइक इनका इन्वेंट्री बहुत हर टाइम बढ़ता ही रहता है। 710 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री इनकी बैलेंस शीट के अंदर अभी भी पड़ी हुई है। तो मतलब आप ये देखो ना कि लाइक आपका ईयरली रेवेन्यू हो रहा है समथिंग 1300 करोड़ रुपए के आसपास में, आपका इन्वेंट्री पड़ा हुआ 710 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 6 महीने के रेवेन्यू के इक्विवेलेंट आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आपका इन्वेंट्री यू कैन से 6 महीने में यू कैन से रोटेट हो रहा है। वो थोड़ा मेरे को यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव लगता है। ऑल्दो का ऐसा कुछ बड़ा मटेरियल नहीं है बिकॉज़ इनका इन्वेंट्री के अंदर पैसा जा रहा है तो इनका यू कैन से फिर फ्री कैश फ्लो बन नहीं पाता है, राइट? बाकी कुछ और पैरामीटर है उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करें तो एज़ सच वो हमने डिस्कस कर लिया है। एज़ सच कोई पॉइंट्स बचा नहीं है। लेट मी सी कुछ और है इनका प्रोसेस है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट कैसे बनता है उसका प्रोसेस है। एज़ सच कुछ और पॉइंट यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कुछ बचा होगा। यस, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये इनका एक नेक्स्ट टारगेट है नई कैपेसिटीज़ बिल्डअप करने का। इन लोगों ने शेयर किया था लास्ट वाली कॉन कॉल के अंदर। आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है बट जो नई कैपेसिटी बिल्डअप करने का जो इनका गाइडेंस था उनको भी एक बार अपन डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं।
तो लास्ट टाइम मैंने कॉल के अंदर क्या बताया था कि हम लोग हमारा जो कैपेसिटी है हम लोग 75,000 की एमटीपी की नई कैपेसिटी बिल्ड करेंगे नेक्स्ट अराउंड 3 से 4 साल के अंदर। और उसके लिए लगभग 460 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया जाएगा। और मैनेजमेंट का था कि हम लोग क्यूआईपी के द्वारा पैसा रेज़ करेंगे बिकॉज़ बैलेंस शीट में तो यहाँ पे लगभग 91 करोड़ रुपीस के आस-पास दिखाई दे रहा है। और इनका काफ़ी सारा इन्वेंटरी के अंदर घुसा हुआ है। तो मतलब एक्जिस्टिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास में, उससे तो इन लोगों का कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होगा, उसके लिए इनको फंड रेज़ करना पड़ेगा। इधर डेट रेज़ करना पड़ेगा या फिर क्यूआईपी से पैसा रेज़ करना पड़ेगा। तो क्यूआईपी का ही मैटर इन लोगों ने इंटीमेट किया था बीएसई की वेबसाइट पे कुछ दिन पहले एक वो नोटिफिकेशन आया था। एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, राइट? सो इन समरी मतलब और मैनेजमेंट ने साथ में ये भी बोल रखा है कि हमारा जो नई कैपेसिटी आएगा 75,000 एमटीपी का, उसमें जो खर्चा होगा 450-460 करोड़ रुपए के आसपास का, उससे हम लोग एसेट टर्नओवर रेशियो कितना बनाएँगे? लगभग 5 से 6 के आसपास में। मतलब उस नई कैपेसिटी से हमारा रेवेन्यू कितना डिलीवर हो सकता है? मतलब 450 करोड़ रुपए को यदि लगभग 5 से गुना करते हैं तो समथिंग 2000 से 2200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे डिलीवर हो सकता है इनकी नई कैपेसिटी से। मैं मनोरमा इंडस्ट्रीज की जो अपकमिंग कैपेसिटी प्लान करी इन लोगों ने नेक्स्ट 2-3-4 साल के लिए उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एक्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा मैं। एक्जिस्टिंग कैपेसिटी में तो लोग अराउंड क्वार्टर 4 के अंदर जो एक्सपेंशन किया है समथिंग 7500 एमटीपी का किया है। एक्सपेक्टेड है बाकी का एक्सपेंशन था इनका लगभग 4500 एमटीपी का। वो आई थिंक क्वार्टर 1 एफआई 27 में कर देंगे। तो उसके बेसिस पे तो लोग एफआई 27 के अंदर अराउंड 30% का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। बट अगेन आगे जो रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करना पड़ेगा उसके लिए जो इनकी नई कैपेसिटी जो प्लान्ड है, जो 450 करोड़ रुपए का कैपेक्स होगा, उसको टाइमली डिलीवर करना पड़ेगा। जो कैपेसिटी उसका कुछ पार्ट फेज़ 1 लाइव हो पाता है एफआई 27 के एंड तक, तब जाके एफआई 28 के अंदर ये लोग रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर पाएँगे। और जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन की जो गाइडेंस दी है कि हम लोग नई कैपेसिटी आएगी 450 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेंगे यदि उसको सही टाइम पे डिलीवर कर पाते हैं उस केस के अंदर इसका जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी जो रेवेन्यू डिलीवर कर सकती है लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास में 1350 करोड़ तो कर दिया 30% का इंप्रूवमेंट लेते हैं यदि इसमें ग्रोथ लेते हैं नई वाली जो कैपेसिटी ग्राउंडफुल एक्सपेंशन हो रहा है डी मोटलनेकिंग करके तो लगभग 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डिलीवर कर सकती है जो नई कैपेसिटी आएगी 75,000 एमटीपी की वो कितना कर सकती है डिलीवर लगभग 2122 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू डिलीवर कर सकती है। दोनों को ऐड कर दें तो मोटा-मोटी जो मनोरमा इंडस्ट्रीज जो नया कैपेक्स करेगी 450 करोड़ रुपए का उसके बाद की बातें बता रहा हूँ मैं। तो जो मैक्सिमम रेवेन्यू डिलीवर कर सकते हैं दोनों को ऐड करने पे कितना लग रहा है? कुछ रॉ मटेरियल की प्राइस हाइक भी ले लेंगे तो समथिंग 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये डिलीवर कर सकते हैं नेक्स्ट यू कैन से 4-5 साल के अंदर। मतलब एफवाई 27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास में प्लस माइनस 500 करोड़ रुपए वो देखेंगे जब कौन कौन होगी मैनेजमेंट बताएगा तभी पता लगेगा और उसके आगे नेक्स्ट 3-4 साल तक ये कंपनी से 4000 करोड़ रुपए तक अपना रेवेन्यू पहुंचाएगी तब तक उनका सीएजीआर कितना बनेगा 1700 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ रुपए आपका रेवेन्यू जाएगा तो 3-4 साल के अंदर आपका सीएजीआर बनता है समथिंग 25 से 30% के बीच में मतलब जो उनकी नई कैपेसिटी जो प्लांट है उसके लिए जो क्यूआईपी रेज करेंगे 450 करोड़ रुपए उससे भी नई कैपेसिटी ये लोग अपना प्लान आउट करके उसको पेज आउट फेजेस के अंदर उसको यू कैन से डिलीवर करते हैं उसके बेसिस पे नेक्स्ट अराउंड अराउंड 3-4-5 साल तक भी कंपनी अराउंड 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 25 से 30% के आसपास में अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है तो आप ये कह दो कि यार मनोरमा इंडस्ट्रीज एक एफएमसीजी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है यू कैन से एफएमसीजी वैल्यू चेन का पार्ट है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट नाम का प्रोडक्ट बनाती है जो दूसरी जो कंपनीज होती है जो चॉकलेट की ओईएम्स हैं चॉकलेट जो मैन्युफैक्चर करती है नेस्ले है जो बाकी कंपनीज है पेस्ट्रीज बनाती है कॉन्फेक्शनरी कंपनीज है उनके लिए रॉ मटेरियल यहाँ पे सप्लाई करती है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट नाम का तो एफएमसीजी कंपनी है और एक इस यू कैन से कोकोआ बटर इक्विवेलेंट से जो आउटपुट बनता है पेस्ट्रीज कॉन्फेक्शनरी या चॉकलेट उसका वैल्यू चेन का पार्ट यहाँ पे एक मनोरमा इंडस्ट्रीज है ठीक है एक यूनिक बिजनेस मॉडल है इंडिया में इस तरह का बिजनेस मॉडल ऐसा कुछ बाकी ऐसा कोई बड़ी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड तो नहीं है अनलिस्टेड स्पेस का मेरे को पता नहीं है तो वो एक थोड़ा एक बेटर एज मिलता है तो ये हम तो कंसिडर तो कर सकते हैं कि जो इन लोगों ने नया कैपेक्स अनाउंसमेंट किया था क्वार्टर 3 के कॉनकॉल के अंदर क्वार्टर 3 की प्रेजेंटेशन के अंदर वो यदि फेज आउट मतलब फेजेस के अंदर मल्टीपल फेजेस के अंदर यदि डिलीवर करते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर पोटेंशियल है नेक्स्ट अराउंड 4 साल के आसपास में लगभग 30% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करने का ये तो अच्छी बात है बट उसके लिए जो कैपेक्स इन लोगों ने अनाउंस किया था क्वार्टर 3 की कॉनकॉल में उसको अचीव करना पड़ेगा उसको डिलीवर करना पड़ेगा ऐसा हुआ तो एक बेटर वे में जा सकती है कंपनी अराउंड नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए अपने यू कैन से फिर से 30% का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है उसको यहाँ पे कंसीडर कर सकती है हाँ जो कैपेक्स ये लोग करेंगे उसका फिर इन लोगों को डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी एफआई 28 के अंदर मैं एफआई 27 की बात नहीं कर रहा बिकॉज एफआई 27 के अंदर जो रेवेन्यू आएगा वो अभी जो डी बोटलनेकिंग करी है उसमें जो कम खर्चा लगा है उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा बट एफआई 28 के अंदर इनका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो एफआई 27 से बहुत ज्यादा होगा मतलब इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है यू कैन से 30% के आसपास हो सकता है एफआई 28 के अंदर बट देयर इज पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट ज्यादा यू कैन से 30% की ना हो बिकॉज इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा एफआई 28 में तो वो एक बार आपको अपनी कैलकुलेशन के अंदर लेके
चलना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टर्स इसको जो कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड पी रेशियो, फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से एफआई 28 के लिए उनके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये हमने एक ओवरऑल यू कैन से बिज़नेस के बारे में डिस्कस किया। एक और रिस्क मेरे को यहाँ पे लगता है कि यार इस बिज़नेस का जो एबिटा मार्जिन है 27% के आस-पास में, ये यहाँ पे स्टेबल रहता है कि नहीं रहता है? यदि स्टेबल रहेगा, अच्छी बात है। यदि एबिटा मार्जिन में 2-3-4% का डिप आता है, तो डायरेक्ट इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट उड़ जाएगा मतलब। ये एक यू कैन से कॉर्नर रिस्क है, वो हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, राइट? तो एक फैक्टर ये हो गया। चलो हमने जो नंबर डिस्कस करे मनोरमा इंडस्ट्रीज के अच्छे नंबर लग रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी उसको अचीव भी किया है। एक बार थोड़ा डील कैसे बन रही है उसके पर्सपेक्टिव से एक बार इस बिज़नेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये देखो एफआई 27 के अंदर ये कंपनी अराउंड अराउंड 30% के आसपास में अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। इसका जो एफआई 26 का जो एबिटा मार्जिन है लगभग 27% के आसपास में है। तो ऐसे एबिटा मार्जिन में शायद ही एक्सपेंशन देखने को मिले। तो इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है देयर इज पॉसिबिलिटी वो भी लगभग 30 से 35% के आसपास में हो सकती है। बिकॉज़ एफआई 27 के अंदर इनको डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा। तो उसका मैं यदि बेनिफिट देता हूँ अराउंड 35% के आसपास में इनका प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है। करंटली इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? लगभग 40 के आसपास में क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये अराउंड यदि 35% का प्रॉफिट ग्रोथ आता है एफआई 27 के अंदर तो इनका फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 30 के आसपास आ जाएगा। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है एफआई 27 के अंदर? एफआई 26 के बेस के ऊपर लगभग 30% के आसपास में है। बिकॉज़ इतना इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी डिलीवर हुआ है और जो क्वार्टर 1 में डिलीवर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या निकल के आएगा? फॉरवर्ड पी रेशियो बटे में बिजनेस ग्रोथ। फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आता है? लगभग 30 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है एफआई 27 के अंदर? लगभग 30% के आसपास में। तो फॉरवर्ड पैग बनता है इनका 1 का। मतलब मनोरमा इंडस्ट्रीज एक ऐसी एफएमसीजी वैल्यू चेन का पार्ट है, ऐसी कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट से बिलोंग करने वाली, जो एफआई 27 के अंदर अपने बिजनेस को अराउंड 30% से ग्रोथ कर सकती है एंड साथ में उस कंपनी का स्टॉक करंटली लगभग 1 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ट्रैक करके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया एबिटा मार्जिन में डिप नहीं आना चाहिए। इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो पॉजिटिव आई थिंक किस तरह से किस डायरेक्शन में जाता है वो देखना पड़ेगा। इन्वेंटरी जो इतनी पाइल अप हो चुकी है उसको कैसे लिक्विडेट करेंगे वो देखना पड़ेगा। हाँ, यदि ये लोग क्यूआईपी से पैसा रेज़ कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, नया कैपेक्स जो ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें इनको बहुत आसानी हो जाएगी, वो कैपेक्स कंप्लीट भी कर पाएँगे। तो ओवरऑल यू कैन से मैं इस कंपनी को गुड सेट ऑफ नंबर मानूँगा, बट हाँ इसका जो फॉरवर्ड पैग रेशियो करंटली यू कैन से 1 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं हमेशा कि जो बी2बी कंपनीज़ होती हैं, तो इस टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं कि उस बी2बी कंपनीज़ का फॉरवर्ड पैग रेशियो यू कैन से 0.5, 0.6, 0.7 के आसपास मिलता है, तो हम लोग उसको यू कैन से हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं। ऑल्दो सारे ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर का खुद का डिसीजन होता है कि लाइक उनको फॉरवर्ड प्राइस रेशियो किसकी मतलब स्पेसिफिकली मैं बी2बी कंपनीज की बात कर रहा हूँ कि जो बी2बी कंपनीज है हर एक इन्वेस्टर का खुद का राइट होता है कि वो कौन से फॉरवर्ड प्राइस रेशियो के आसपास में अपनी वॉच लिस्ट का उसको पार्ट बनाना चाहते हैं। जो नॉर्मली हमारी कम्युनिटी है जिनसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि हम लोग उन्हीं बी2बी कंपनीज को हमेशा प्रीफर करने की कोशिश करते हैं हमारी वॉच लिस्ट के अंदर जिनका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो मतलब जब मार्च के महीने बात करी थी तो 0.5 के आसपास हम लोग डिस्कस करते थे। अभी थोड़े मार्केट में यू कैन से स्टॉक प्राइसेस भाग गए हैं तो 0.6 0.7 के आसपास मान लो। हाँ, मनोरमा इंडस्ट्रीज का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो लगभग 1 के आसपास में है, 0.9 1 बोल दो आप चाहे। तो उसमें थोड़ा यू कैन से एक कंफर्ट वाली बात और सभी इन्वेस्टर की अलग-अलग थॉट प्रोसेस होती है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो हाँ, अगेन लाइक एज़ ऑन डेट बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं है, 30% का बिज़नेस ग्रोथ करने वाली कंपनी है और फॉरवर्ड पैक रेशियो 1 के आसपास मिल रहा है। तो इन समरी लाइक ये जस्ट मैंने एक होलिस्टिक एक मेरा पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है। इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की ड्यू डिलिजेंस करना, आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना, कि इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी इतना सीख जाओ और इंडिपेंडेंटली एज़ ए ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले पाओ।